खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। 5 अगस्त की तहरीक से पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शदीद इख्तलाफात का शिकार हो गई है, और ये कोई सेकंड टियर लीडरशिप या थर्ड टियर लीडरशिप की बात नहीं हो रही। ये जो मरकज़ी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो आपस में लड़ रही है। अली अमीन गंडापुर साहब के बयानात को रिस्पॉन्ड कर रही हैं आलिया हमजा साहिबा। आलिया हमजा के मुबैना तौर पर ट्वीट्स लीक, जो ऑडियो लीक्स कर रही हैं शेख वकास अकरम की। शेख वकास अकरम साहब जो हैं वो फिर जवाब में कुछ मुबैना तौर पर ट्वीट्स जो ऑडियो लीक्स हैं वो कर रहे हैं। फिर सलमान अकरम राजा साहब जो हैं एक बयान देते हैं, उसको आलिया हमजा अलग से रिस्पॉन्ड करती हैं। तो जो मरकज़ी लीडरशिप है वो आपस में इंतशार का शिकार दिखाई देती है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने 90 दिन की बात करके पार्टी के अंदर और एक तरह से एक बेचैनी पैदा कर दी, या उसमें पार्टी 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। कुछ का ख्याल था कि अली अमीन गंडापुर का जो बयान है ये 5 अगस्त की तहरीक से हवा निकालने वाली बात है। क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि सलमान राजा साहब जो हैं उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस बात को कि भाई पार्लिमानी पार्टी का लाहौर में एजाज़ हुआ। खैबर पख्तूनख्वा से जो लीडरशिप है समेत अली अमीन गंडापुर के वो लाहौर आए, लेकिन लाहौर की अहम क़यादत जिसमें पंजाब की प्रेसिडेंट भी शामिल थी आलिया हमजा, उनको बुलाया ही नहीं गया। जब ये सवाल किया गया सलमान राजा साहब की इस बात में जो ट्वीट की आलिया हमजा ने, उससे तो लगता है कि वो नाराज़ ही हैं। जो सलमान राजा कह रहे हैं कि वो नाराज़ नहीं है। जो आलिया हमजा साहब ट्वीट कर रही हैं वो कहती हैं वैसे तो मेरे तक पहुंचने वाली कुछ इत्तलात के मुताबिक मैं पिछले 2 दिन से बहुत मसरूफ़ थी, और फिर उन्होंने एक साइन भी हैरत का वहाँ पर बनाया हुआ है। ऐसी मसरूफियात जिनका शायद मुझे भी इल्म नहीं था, क्या कोई रोशनी डालेगा? वज़ीर आज़म खान की रिहाई के लिए किसी लाहे-अमल का कल या आज ऐलान हुआ है? तहरीक कहाँ से और कैसे चलेगी? 5 अगस्त के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया? यानी अली अमीन गंडापुर पे वो तनकीद कर रही हैं। अगर आप में से किसी की नज़र से गुजरा हो तो मेरी भी रहनुमाई कर दें। फोकस और निशाना सिर्फ वज़ीर आज़म खान की रिहाई, नारा सिर्फ एक ही है, डट जाओ या हट जाओ। यानी ये भी वो अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ इशारा करके कह रही हैं या डट जाओ या हट जाओ। और उसके बाद फिर हमने देखा कि ऑडियो लीक्स का सिलसिला शुरू हो गया, और ये पूरी जो लड़ाई या कॉन्ट्रोवर्सी है वीकेंड पे जारी रही। एक ऑडियो लीक होती है शेख वकास साहब की, जो उन्हें लगता है शेख वकास को कि ये आलिया हमजा को जो उन्होंने ऑडियो की थी उन्होंने लीक कर दी है और मीडिया को जारी की है। अब इसमें बज़ाहिर इस ऑडियो में लगता है कि आलिया हमजा को मना किया गया कि आप इसमें नहीं आना है, क्योंकि ये पार्लिमानी पार्टी के MPs MNAs शामिल होंगे, आप नहीं होंगी। तो ये जो बयान है शेख वकास अकरम का, ये सलमान राजा साहब की बात से टकरा रहा है। अब एक और ऑडियो फिर लीक होती है जिसमें शेख वकास अकरम काफ़ी नाला दिखाई देता। ये सब कुछ हो रहा था, और फिर अली अमीन गंडापुर साहब का वो बयान जिसमें वो कहते हैं कि 90 दिन का में इमरान खान को रिहा करवाएंगे। पार्टी हैरान हुई कि हम तो 5 अगस्त को रिहा करवाने के लिए आ रहे हैं, अली अमीन गंडापुर 90 दिन की बात कर रहे हैं। तो उस पर फिर उन्होंने वजाहत जारी की कि मैं क्यों 90 दिन की बात कर रहा हूँ। तो 5 अगस्त से पहले जहाँ इत्तेहाद होना चाहिए पार्टी के अंदर, वहाँ इंतशार दिखाई दे रहा है। मेरे साथ हाजी गुलाम अली साहब मौजूद हैं, JUI के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक गवर्नर हैं खैबर पख्तूनख्वा के। बहुत शुक्रिया हाजी साहब, खुशामदीद। शेर अफजल मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा हैं पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में के मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आतर काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जकार हैं। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में मुझे डॉक्टर अली इमरान साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब के, और आलिया हमजा के भी तर्जुमान हैं नोटिफिकेशन के मुताबिक। डॉक्टर अली इमरान साहब, मैं आप ही से शुरू कर लेता हूँ। ये क्या लड़ाई हुई है? ये ऑडियोज़ किसने लीक की हैं? शेख वकास साहब के ख्याल में ये जो आलिया हमजा साहबा ने जो उनको भेजी गई ऑडियो थी वो मीडिया को जारी कर दी ताकि वो अपनी पोजीशन वाज़े कर सकेंगे। मुझे तो बुलाया ही नहीं गया, और उन्होंने इस पर बड़ा रिएक्ट किया कि उनको क्यों नहीं इस पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बुलाया गया। तो ये क्यों लड़ाई हुई और कैसे हुई? ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा नहीं है जी कि ये जो वीडियो लीक हुई है ये कोई चीफ ऑर्गेनाइजर ने खुद की है, बल्कि ये जो आप वॉइस रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं, जो वॉइस मैसेज सुन रहे हैं, ये बाकायदा ग्रुप के अंदर शेयर किया गया, ग्रुप के अंदर भेजा गया। और ग्रुप में सिर्फ आलिया हमजा साहिबा नहीं थी, बल्कि ग्रुप में बहुत सारे, आपको पता है जैसे CC की अगर मीटिंग हो रही है तो उसमें 80 से ज़्यादा लोग हैं। अगर आप उस ग्रुप के अंदर कोई मैसेज भेजते हैं तो मैं नहीं समझता कि उस मैसेज को फिर रोकना या ग्रुप से बाहर जाने से कोई मैकेनिज्म ऐसा अख्तियार करना कि वो ना जाए, नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि आपको कोई पता नहीं कि उस ग्रुप में से मैसेज किसने कहां पर भेजा। इसको ट्रैक करने के लिए तो फिर आपको कोई मेरे ख्याल से वफाकी इदारा ही जो है वो उससे बातचीत करनी पड़ेगी, जो वो बताएगा कि ये मैसेज इस ग्रुप से बाहर कैसे निकला।
अब बात आ जाती है कि जहां तक ये है कि आलिया हमजा साहिबा को जो है वो इसमें मदऊ नहीं किया गया, जी ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। आलिया हमजा साहिबा को जब इस बारे जब ये सीसी के अंदर ये बात आई कि इस तरह हमने इस्लामाबाद से बेसिकली केपीके से हमने तमाम एमपीज को इस्लामाबाद लाना है और पंजाब के जो एमपीज होंगे वो सारे केपी हाउस आएंगे जहां पर उनकी बाकायदा अटेंडेंस होगी और फिर वहां से केपी के और पंजाब के जो एमपीज हैं सारे और पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको लेकर लाहौर जाया जाएगा। अब लाहौर का जो जहां पर जाना था, पहले तो इनिशियली तो ये डिसाइडेड ही नहीं था कि लाहौर कहाँ जाएंगे, ये बात बिल्कुल जो है वो हिडन रही, छुपाई गई या रखी गई कि जी हमने लाहौर जाना है। अब लाहौर कहाँ जाना है, जो इनिशियल टाइम था उसमें तो ये बताया ही नहीं गया कि लाहौर कहाँ जाना है। खैर स्टोरी शुरू जहां से के केपी से लोग पंजाब आएंगे, पार्लियामेंटेरियंस केपी हाउस, वहां पर एक इजलास होगा, फिर पंजाब के लोगों की अटेंडेंस होगी, फिर लाहौर निकलेंगे। रात मुझे भी इस दौरान मुझे भी चीफ ऑर्गेनाइजर ने लाहौर तलब कर लिया, तो मैं भी इस असना में लाहौर चला गया। फिर जब मैं लाहौर गया तो केपी के एक पार्लियामेंटेरियन जो है, मैं बल्कि कह भी दूंगा कि मेरी खुद बजाते खुद फैसल अमीन गंडापुर साहब से बात हुई, तो उन्होंने हमें मतला किया, मेरे ज़ाती नंबर से बात हुई, तो उन्होंने लाहौर मेरे साथ आलिया हमजा साहबा भी मौजूद थी। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम रात को 8 बजे आपको बताएंगे कि हमने क्या जो हमारा लाएमल है वो क्या आप लोग ऑन बोर्ड होंगे या आप लोग किस तरह हमारा इस्तेकबाल करेंगे या इसके जो भी स्ट्रेटजी होगी वो क्या होगी। लेकिन मैं रात काफी देर तक हम वहां पर लाहौर मौजूद थे। लेकिन ये वजाहत जो की है पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात ने, वो ये कहते हैं कि ये तो पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, इसमें आलिया हमजा का मौजूद होना जरूरी नहीं था, तो क्यों इतनी कंट्रोवर्सी क्यों पैदा की गई कि उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, मतलब उनका होना जरूरी क्यों था अगर ये पार्लिमानी पार्टी मीटिंग थी? अच्छा, उस पर मैं थोड़ी सी आपको गुजारिश कर दूं। मुझे ये बचाएं कि पिछले 2 साल से जब से इमरान खान साहब जेल में हैं, आलिया हमजा साहबा की अपॉइंटमेंट जो 2025 के जनवरी के बिल्कुल आखिर में हुई, उससे पहले आपको पंजाब में किसी किस्म की कोई मूवमेंट नजर आई नहीं? जवाब है नहीं। उनके आने के बाद आपने देखा कि पंजाब एक दफा फिर से खड़ा हुआ और पंजाब में हमने कोई 500 से ज्यादा रैलियां निकाली, उसके बाद जलसे जुलूस, और फिर आज से 1.5 महीना पहले एक जलसा करते हुए रावलपिंडी के अंदर आलिया हमजा साहबा को गिरफ्तार कर लिया गया। जिस गिरफ्तारी के बाद हमने, मगर आपकी बातों से तो मुझे लग रहा है कि चूंकि आपने पंजाब को बड़ा मुतहरिक किया, इसलिए आपकी पार्टी की अपनी क़यादत को यह बात पसंद नहीं आ रही कि आलिया हमजा क्यों इतने मुतहरिक हैं। आपकी बातों से तो फिर यह अंदाजा हो रहा है। जी देखें, इस बात का जवाब तो सिर्फ पार्टी दे सकती है। काज़मी साहब, कैसे आप देख रहे हैं ये पार्टी के अंदर जो कुछ चल रहा है? क्या वाकई आलिया अमीन गंडापुर की इंटेंशन पे शक करना सही था चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब की तरफ से कि 5 अगस्त के मुकाबले में वो 90 दिन की जो तारीख लेकर आए हैं वो तो सारी मूवमेंट को ख़राब कर रहे हैं और शायद उनकी हमदर्दियां इस 5 अगस्त की मूवमेंट के साथ हैं ही नहीं? क्या शक की नज़र से देखना दुरुस्त था आपके ख्याल में? देखिए, टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं पता किसके दिल में क्या है, लेकिन वैसे भी जो 90 रोज हैं, आपको याद होगा ज़ियाउल हक साहब ने भी 90 रोज में इंतखाबात करवाने थे। इस मुल्क में आइन के मुताबिक भी 90 रोज में इंतखाबात होने थे, तो 90 रोज से तो अवाम वैसे ही बड़ी डसी हुई है। लेकिन क्या पार्टी के जो बहुत सारे मसाइल हैं, पार्टी के अंदर इख्तलाफात हैं, वो कोई बहुत बड़ा इशू है और उसकी वजह से तहरीक नहीं चल सकेगी? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे यकीनन फर्क पड़ सकता है, लेकिन एंड ऑफ द डे पार्टी भी मुश्किल हालात में ऑपरेट कर रही है। आलिया हमजा मलिक साहिबा की जो कारकर्दगी है वो सबके सामने है। पंजाब जब से वो आई हैं हमें हर जगह पे नजर भी आती हैं, खातून भी हैं, और फिर जिस तरीके से उन्होंने जेल काटी, बार बार उनको गिरफ्तार किया गया, जो कुछ उनके साथ सलूक हुआ, तो वो सबके सामने। और इस पार्टी में हर किसी की एक लंबी दास्तान है, बहुत सब लोगों की कुर्बानियां हैं। अनफॉर्चुनेट टाइम्स हैं, क़यादत तक इनको एक्सेस नहीं है, जिसकी वजह से इख्तलाफात भी हो जाते हैं। बाकी अली अमीन साहब की नीयत क्या है? नीयत
नीयतों के हाल तो सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल डिसीजंस हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के, जिनकी वजह से लगता ऐसे है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो तहरीक है सम टाइम वो थोड़ी सी मांद पड़ जाती है या उसमें कोई रुकावट आ जाती है। बाकी मुझे नहीं लगता कि आलिया हमजा मलिक साहिबा की कोई अली अमीन साहब से ज़ाती इशू है या अली अमीन साहब का आलिया साहिबा के साथ ज़ाती इशू है। असल जो चीज़ है जिसके ऊपर इस वक्त बहस होनी चाहिए कि जो इस हुकूमत का कंडक्ट है, जो कुछ इस मुल्क के अंदर हो रहा है कि एक सूबे का वज़ीर आला दूसरे सूबे में गया और उसको भी कहा जा रहा है कि देखें जी रोका नहीं गया। क्या यहाँ पे आइन, जमहूरियत, कानून नहीं है कि कोई रोक सकता है किसी को ट्रैवल करने से? और फिर अली अमीन साहब से वैसे लाहौर में सहाफ़ियों ने बड़े सख्त सवालात भी किए। क्या पंजाब की वज़ीर आला सहाफ़ियों को इतना एक्सेस देंगी? क्या वो कभी जाके पेशावर में सहाफ़ियों से इस तरह क्वेश्चंस लेंगी? पेशावर तो छोड़ दें, लाहौर में क्या वो ऐसे क्वेश्चंस लेंगी? तो ये असल इश्यूज हैं इस वक्त मुल्क के, उनके ऊपर बात हो नहीं रही और फॉर सम रीजन अनफॉर्चुनेटली तहरीक इंसाफ वाले बहस को कभी उधर ले जाते हैं, कभी उधर ले जाते हैं। सही है। नहीं, लेकिन काज़मी साहब, आपको लगता है कि जो 90 दिन की बात की है अली अमीन गंडापुर साहब ने, इससे तासुर ये गया है कि वो 5 अगस्त की मूवमेंट को डिसाइसिव नहीं समझते, यानी वो नहीं समझते कि ये 5 अगस्त की तहरीक जो है वो फैसला कुन है, और ना भी हो तो ये तासुर देना क्या सही हिकमत अमली होती है? इस पर बहस हो रही है। देखिए, ऑब्वियसली एक तरफ अगर आप कारकुन को ये बता रहे हैं कि जी हमने तहरीक 5 तारीख को पीक पे लेके जानी है, और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि अभी 90 रोज का टाइम हम अपने आप को दे रहे हैं, तो एक मिक्स सिग्नल तो आप भेज रहे हैं। उस बयान की वहां पे क्यों जरूरत पेश आई, क्यों वो बयान दिया गया? ये बिल्कुल एक वैलिड क्वेश्चन है जो आलिया हमजा मलिक साहिबा ने भी रेज किया कि भाई आपको किसने कहा है कि आप ये बयान दें, किसने आपको ये नई तारीख दी? और फिर यहां से इतने ज्यादा जो पार्लियामेंटेरियंस गए थे, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पंजाब में आगे से इस्तकबाल का कहा जाएगा, लेकिन अब इतलात ये आ रही है कि उनको मना किया गया कि आपने इस्तकबाल नहीं करना। तो ये तो बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है जो रेज किया जा रहा है। सही है। तो अली इमरान साहब, अब ये इस सारे मामले में के बाद, यानी जो हमने सोशल मीडिया पर देखा है, जो कुछ भी होता रहा पिछले 3 दिन में, क्या कोई आला सतही राब्ता हो गया है सलमान राजा साहब का आलिया हमजा के साथ, या शेख वकास अकरम साहब का? कोई ये पार्टी के अंदर चीज़ें आपस में सेटल डाउन हो गई हैं, या ये लड़ाई अभी बरकरार है? देखिए, इस हवाले से मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं कि अभी तक पार्टी के किसी भी ओहदेदार ने, जो जिनका भी आपने नाम लिया, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर आलिया हमजा साहिबा से कोई रब्ता नहीं किया। आज जब सुबह हम बात कर रहे थे तो हम इसी बात पे, देखिए कल जो मेरे खान साहब के साथ बड़ा फ्रीक्वेंट इंटरेक्शन रहता है, एक तो GHQ हमला केस में भी था, और उसके बाद खान साहब ने मुझे साइफर जो अभी तोशाखाना 2 में भी अपना जो पावर ऑफ अटॉर्नी था, जो वकालतनामा था, लास्ट डेट में मुझे दिया। तो खान साहब से मेरी बड़ी फ्रीक्वेंट मुलाकातें रहती हैं जब हेयरिंग्स होती हैं या जब कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान। अब हुआ ये मसला यहाँ पे ये है कि ये जो 3 महीने वाला आपने लेकर आया 90 डेज वाला, मुझे इस बात की आज तक ही समझ नहीं, परसों से लेकर जब से ये अनाउंस हुआ है, कि ये 90 डेज कहां से आए। जब हमें खान साहब की तरफ से ये कम्युनिकेट कर दिया गया कि 5 अगस्त को हमने एहतजाज को पीक पर लेकर जाना है, जिसके ऊपर हम इंटरनली काम भी कर रहे थे और हमने बहुत ज्यादा उसके ऊपर काम कर भी लिया, लेकिन अचानक जब चीफ मिनिस्टर साहब अली अमीन गंडापुर साहब ने ये ऐलान किया, तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा धचका था कि ये 90 दिन कहां से आए। बाकी रही सलमान अकरम राजा साहब वाली बात, तो सलमान अकरम राजा साहब ने कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब के साथ, और जब उन्होंने ये कहा कि आलिया हमजा मसरूफ थी, हमने राब्ता करने की कोशिश की, उन्होंने मसरूफियात की वजह से माजरत कर ली, उसके ऊपर पहला ट्वीट मैंने किया था। पहला ट्वीट मैंने किया उसको टैग करके, और उसके फिर 4 घंटे बाद मैंने चीफ ऑर्गेनाइजर साहब ने खुद अपनी पोजीशन को क्लियर किया, क्योंकि जब टॉप ट्रेंड बना ट्विटर के ऊपर ये कि आलिया हमजा कहां थी, तो फिर उन्होंने मजबूरन ट्विटर पे आके अपनी पोजीशन को क्लियर किया। डॉक्टर साहब, अब मामला ये है कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर के हवाले से, गवर्नमेंट के हवाले से इनफैक्ट एक गैलप का सर्वे आ गया है, और वो गैलप का जो सर्वे है वो बताता है कि जो आवाम है वो KP हुकूमत से खुश नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब ये समझते हैं कि तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर से लेकर आनी चाहिए। उनका इशारा चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा की तरफ है। सुनिए ज़रा क्या कह रहे हैं मौलाना फजल रहमान साहब।
सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर पीटीआई अक्सरियत में है तो पीटीआई की अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद ना हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। पिछले दिनों फैसल कुंडी साहब हमारे शो में मौजूद थे और उन्होंने जब उनसे ये सवाल किया गया कि आप चाहते हैं कि हुकूमत तब्दील हो, अगरचे वो मुख्तलिफ जगहों पर ये तासुर भी दे चुके हैं या अपने ख्यालात का इजहार कर चुके हैं कि हमारे पास जिस दिन नंबर पूरे हो गए हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि जी अली अमीन गंडापुर साहब को जो कहा जाए वो इनकार करते ही हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सिर्फ एक बात में इनकार किया था उन्होंने, अदरवाइज उनसे तो शिकायत हमें भी नहीं है, हम क्यों तब्दील करना चाहेंगे। सुनिए फैसल कुंडी साहब ने क्या कहा था। अपने पार्टी के वर्कर को ये दिखाना चाहता है कि मैं विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल रहा हूँ, जो कि विकेट के दोनों तरफ खेल रहा है। क्या सबूत है आपके पास? इस्लामाबाद से हम जो भी उनको देते हैं टास्क, वो हमेशा अच्छे बच्चे की तरह पूरा करके देते हैं। एक नहीं किया, बाकी सारे कर लिए। कौन सा नहीं किया? माइन एंड मिनरल वाला जो विफाक से जाता है, नहीं जो भी हम कहीं करते हैं। अब अतर काज़मी साहब, ये जो सूरत हाल है, एक तो ये बताइए आपके ख्याल में मौलाना फजल रहमान साहब क्यों समझते हैं कि पीटीआई को चीफ मिनिस्टर को तब्दील करना चाहिए? वही एक राइवलरी जो मौलाना की अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मौजूद है। यानी वो कहते हैं कि बावजूद इसके कि हम समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है, ये हुकूमत जेनुअनली नहीं बनी है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि चलती रहे लेकिन चीफ मिनिस्टर तब्दील हो जाए। देखिए, एक तो ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी मौलाना साहब के हवाले से कोई ज़्यादा फेवरेबल बात तो नहीं करते, बड़ी सख्त लहजा है उनका और वो दोनों की मुखालफत है। फिर हल्का एक है, मौलाना वहाँ से इस दफ़ा नहीं जीत सके, मौलाना को जाके पशीन से यानी बलूचिस्तान से इलेक्शन जीतना पड़ा, तो उसमें तो कोई शक नहीं होना चाहिए कि अली अमीन साहब हो जाएं, मौलाना साहब हो जाएं, उनका एक दूसरे के वो मुकामी सतह के ऊपर सियासी मुखालिफ हैं। फिर अली अमीन साहब का जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन पे तनकीद होती है, उनका एक जो मौक़िफ़ था कि मौलाना के साथ मिलकर तहरीक नहीं चलानी, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग कहते रहे कि मौलाना आएंगे और वो तहरीक चलाएंगे और इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हम सब मिल के जदोजहद करेंगे। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, मौलाना के अगर आप सियासत देखें, वो हमेशा निज़ाम के अंदर रह के होती है, बातें निज़ाम से बाहर होती हैं, सियासत निज़ाम के अंदर होती है। जहाँ पर भी निज़ाम थोड़ा सा अपने आप को हल्का महसूस करता है, उसको अगर कोई वज़नी बनाता है तो उसमें मौलाना का बड़ा किरदार होता है। चाहे LFO से आप लेके 26वीं आईनी तरमीम तक देख लें, तो ये लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मौलाना इनके साथ मिलेंगे और तहरीक चलाएंगे और बार बार PTI वाले इसके ऊपर बात कर रहे थे, तो वो तो मुझे भी समझ नहीं आ रही थी। और अली अमीन साहब का इस हवाले से मौक़िफ़ वैसे काफ़ी कंसिस्टेंट था कि मौलाना साहब हमारे साथ मिलकर तहरीक नहीं चलाएंगे। तो मेरे ख्याल में इसी वजह से मौलाना को भी ये लगता है कि अली अमीन साहब जो मुकामी सियासत है DI खान की, उसमें काफ़ी ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। वज़ीर आला वहाँ से हो तो मौलाना साहब को सियासी तौर पर मसाइल पैदा होते हैं, तो उनकी तो ख्वाहिश होगी कि अली अमीन को तब्दील किया जाए। लेकिन मौलाना के साथ साथ तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे लोगों की ख्वाहिशात हैं। आप देख लें, बहुत सारे लोग अली अमीन के ऊपर तनकीद करते हैं और अली अमीन की अब तक की जो कारकर्दगी है उससे तो उनकी अपनी जमात भी मुतमईन नहीं है। JUI की ख्वाहिश क्या परफॉर्मेंस की बुनियाद पर है, वो समझते हैं, या उसकी वजूहत कुछ और हैं? लेकिन अली इमरान साहब, कैसे आप इसको रिस्पॉन्ड करते हैं, इस ख्वाहिश को जो मौलाना फजल रहमान साहब ने मीडिया के ज़रिए से सबके सामने रखी है? देखिए जी, जब से इलेक्शन के बाद 8 फरवरी के बाद जैसे मौलाना साहब अपनी सीट भी हार गए और जिस बुरे तरीके से उनकी पार्टी को एक शिकस्त हुई और वो तमाम जो इक़्तिदार के कॉरिडोर थे, पावर कॉरिडोर से वो आउट हुए, तो ये बड़ा अच्छा मौका है उनके लिए दोबारा इंसर्ट करने का। और उन्होंने बड़ा टाइमली ये बयान दिया जब उन्होंने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें, अगर वो सीटें अगर हमारे उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर कर दिया गया, तो फिर भी किस कानून के तहत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को वो सीटें दी जाएंगी? ये लेकिन जो उनकी अंदरूनी जो हालात हैं, वो उनका जो अंदरूनी वो उनकी एक जो एफिलिएशंस होती हैं, वो हमेशा इक़्तिदार के कॉरिडोर के साथ जुड़ी होती हैं। मैंने जो हमारी खान साहब से भी बात होती है, तो खान साहब ने भी बड़ा कैटेगोरिकली चीज़ों को कहा कि देखें, आपने अगर अपोजिशन करनी है और अपोजिशन पार्टीज को साथ लेकर चलना है, तो आपको ये बात याद रखनी होगी
यही कि आपको छोटी पार्टी जो पाकिस्तान की हैं उनको साथ मिलाकर चलना होगा। शायद मौलाना साहब जिस तरह उन्होंने 26 सही है, लेकिन वो अमली तौर पर नहीं हो सका ना। उसके सबसे बड़े मुखालिफ तो शायद खुद चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ही मालूम होते हैं या दिखाई देते हैं, और शायद पार्टी के अंदर कुछ और लोग भी। हाजी गुलाम अली साहब बहुत शुक्रिया। सर सबसे पहले तो ये बताएं, ये मौलाना फजल रहमान साहब की क्यों ख्वाहिश है कि चीफ मिनिस्टर को तब्दील कर दिया जाए और पीटीआई को अपने अंदर से सूबे के अंदर तब्दीली लेकर आनी चाहिए? क्यों वो समझते हैं या क्यों चाहते हैं कि ऐसा हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा आईन की बात करता है, रवादारी, सियासी अदम इस्तेकाम के खात्मे की बात करता है। हमने आज तक ये बात नहीं की पीटीआई के साथ जितने भी इख्तिलाफात थे, कभी भी हमने ये जाहिर नहीं किया कि हमारे इनके साथ इख्तिलाफ रहा, बल्कि कोशिश कर रहे थे कि ये इख्तिलाफ आस्ता आस्ता हम ख़त्म कर सके। और यही वजह है कि पीटीआई के सीनियर कायदीन नहीं बल्कि चेयरमैन, आजकल पीटीआई का चेयरमैन जो है वो गौहर साहब है, इसी तरह कायदे अदब इख्तिलाफ उमर अयूब साहब है, असद कैसर और जितनी भी सीनियर अरकान जब भी मौलाना से मिलने आए या मौलाना उनके पास गया एक अच्छी शाइस्तगी। हमने ये कहा, मौलाना साहब ने भी ये कहा कि हमारा बावजूद इसके केपी में गवर्नर साहब और इसके उस पर भी हमने बयानात दिए कि गवर्नर का ये हक नहीं बनता क्योंकि कि मैं नो कॉन्फिडेंस के लिए कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि गवर्नर रियासत का नुमाइंदा होता है और रियासत और वफाक का नुमाइंदा होता है, और वफाक और सूबे के दरमियान अगर इख्तिलाफ हो तो खात्मे के लिए कोशिश करे। लेकिन पिछले तकरीबन 1.5 साल से सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल, कोई तरक्याती काम ना होना और करप्शन की आवाजें पूरे सूबे में गूंजना, इसलिए मौलाना ने कहा कि पीटीआई के अंदर, तो उसने इस तरह इशारे में बात की थी कि पीटीआई के अंदर से ये सब कुछ हो रहा है। सो आप परफॉर्मेंस की बुनियाद पर ये समझते हैं, नहीं आप समझते हैं परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं है इस वजह? और नहीं से क्या था, देखो इख्तिलाफ तो हमारा पीटीआई से था और सबसे ज्यादा वफूद पीटीआई के मौलाना फजल रहमान से मिलते हैं। ठीक, हम सियासत को दुश्मनी की हद तक नहीं ले जाते, ठीक है, हम सियासत को सियासी इख्तिलाफ। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। आप जहां परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं हाजी साहब, वहीं पर एक गैलप सर्वे भी सामने आया है, और वो गैलप सर्वे जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस के हवाले से है। इसमें कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के 50% शहरियों के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी वज़ीर आला केपी से बेहतर है। सर्वे में कहा गया है कि अली अमीन गंडापुर को माजी के वज़राए आला से बेहतर समझने वालों की तादाद सिर्फ 37% है। इस सर्वे के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के 47% शहरी चाहते हैं कि बानी पीटीआई अली अमीन गंडापुर को तब्दील कर दें। खैबर पख्तूनख्वा के 59% शहरी मजमूई तौर पर वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। सर्वे बताता है कि खैबर पख्तूनख्वा के 60% शहरी समझते हैं कि सूबाई हुकूमत ने मुजाहिरों में वक्त ज़ाया किया है। गैलप सर्वे ये बता रहा है कि पीटीआई के 48% वोटर्स ने बार बार के धरनों और मुजाहिरों को नापसंद किया। पीटीआई की नई हुकूमत के दौरान गवर्नेंस और डेवलपमेंट के शोबों में अवामी एतमाद कम हुआ है। सर्वे में ये बात सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा के 55% शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को फ़ायदा पहुँचाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम्स लॉन्च नहीं किए। गैलप सर्वे ये कहता है कि 52% शहरियों का कहना है कि करप्शन के बाइस तरक्याती फंड ज़ाये हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 48% शहरियों के मुताबिक सरकारी महकमों में करप्शन बढ़ गई है। ये जो गैलप सर्वे है ये बता रहा है कि 71% शहरी माजी की करप्शन की तहकीकात करने के हामी हैं। सूबे के 59% शहरियों का मानना है कि गुज़श्ता 1 बरस में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है। 67% शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने बढ़ती बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। 73% शहरियों के मुताबिक सरकारी भर्तियों में मेरिट की बजाय जाती असर और रसूख चलता है। गैलप सर्वे बताता है कि खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ केयर दस्तयाबी 63% है। देही इलाकों के 10 में से 4 शहरियों को हेल्थ केयर तक रसाई नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में गैस तक 33%, पार्कों तक 21%, जबकि लाइब्रेरीज तक रसाई सिर्फ 15% है। सहूलियात की लिहाज से जनूबी केपी और देहाती इलाके काफ़ी पीछे हैं। ये जो आखिरी 4-5 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, शायद इस नुक्ते पर पंजाब को या दीगर सूबों को परखा जाए तो वहाँ पर भी हालत ऐसी ही होगी। लेकिन मजमूई तौर पर बहरहाल करप्शन पर शहरी जो है वो बड़े नाला दिखाई देते हैं, परफॉर्मेंस पर नाला दिखाई देते हैं गैलप सर्वे के मुताबिक। अतर काज़मी साहब, क्या ये सर्वे पूरी तरह से अक्कासी कर रहा है अली अमीन गंडापुर साहब की परफॉर्मेंस की?
देखिए, टू बी ऑनेस्ट, अब सर्वे का सैंपल कितना बड़ा है, कोई 3000 लोगों से गालिबन पूछा गया है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इसमें ऐड भी हो सकते हैं। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि ये इस सर्वे के नताइज के मतलब मुताबिक आप फैसला कर सकते हैं कि जी अवाम पूरी वहां पे इसके खिलाफ होगी है या उसके हक में होगी है। ये तो हतमी नतीजा तो देखें इंतखाबात के अंदर ही आपको सामने नजर आता है। बाकी अली अमीन साहब की परफॉर्मेंस के हवाले से यकीनन वहां पे कुछ लोग तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं और उनकी अपनी जमात के अंदर से लोग इस किस्म की बातें करते हैं कि ये मसला है, वहां पे वो मसला है। और इस सारे माहौल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक सर्वे होना और फिर वहां पे ये बताया जाना कि मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो अली अमीन से ज्यादा पॉपुलर हैं, थोड़ा सा जमीनी हकायक के मुझे बरक्स लगता है कि क्या इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कितने हल्के हैं जहां पे मरियम नवाज साहिबा कोई इलेक्शन लड़ सकती हैं या इलेक्शन जीत सकती हैं। एक जो हजारा बेल्ट थी वहां पे भी उनका जो वोट बैंक है वो इस वक्त किधर है। तो मुझे नहीं लगता। बाकी ये है कि कुछ चीजों के हवाले से जो आवाम महसूस करती है, यकीनन उन्होंने बताया होगा, उसमें गवर्नेंस के मसाइल हैं, उसके अंदर दीगर इस किस्म के मसाइल हैं, वो बेहतर करने की जरूरत है खैबर पख्तूनख्वा में। सही है। अली इमरान साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस सर्वे को? इसमें तो ये कहा गया है कि 50% शहरियों के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी बेहतर है और इसी तरह से वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी से भी जो है वो लोग खैबर पख्तूनख्वा के निस्बत ज़्यादा मुतमईन दिखाई देते हैं। आप देखें कि ये जब भी थोड़ा सा क्रंच आता है पॉलिटिकल मैटर्स के अंदर, जब भी थोड़ा सा किसी चीज़ को हिलाना होता है, शेक करना होता है, तो ये गैलप जो है वो आ जाता है। अब 3000 लोगों के सर्वे को आप कैसे 5 से 6 करोड़ के सूबों पर आमतौर पर सर्वे इसी सैंपल साइज के साथ होते हैं। सर्वे आपके हाथ में भी आते हैं तो उसका भी तकरीबन साइज यही होता है। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। लेकिन माजी में भी ये सर्वे होते रहे हैं और माजी में भी जिस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जाना मकसूद होता था, वहां पर ये गैलप के सर्वे करवाए जाते थे, फिर उस पर एक बहस शुरू करवाई जाती थी और फिर हुकूमतों को और सियासी स्ट्रक्चर को कमजोर किया जाता था। मैं ये समझता हूं कि ये बहुत बड़ी साजिश है। इस वक्त अगर आप देखें कि जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस तरह हेल्थ के ऊपर काम किया और हेल्थ कार्ड को पूरे पाकिस्तान के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया, तो पंजाब की जो हुकूमत है इसने किस तरह आते ही उन प्रोग्राम्स को बंद किया जिसमें अवाम की फलाह थी। सही है, लेकिन सर खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस भी कोई बहुत सुनहरी रूप से लिखे जाने के काबिल नहीं है। वहां पर भी हम खुद भी ग्राउंड पे जाते हैं, देखते हैं केपी में लोग बहरहाल एक चीज़ ज़बान ज़द आम है, अगर ये तासुर भी है तो फिर भी ये डेंजरस है पीटीआई के बारे में कि वहाँ करप्शन बहुत हो रही है। तो ये अगर वहाँ पर तासुर भी पैदा हो गया है तो क्यों पैदा हो गया, सवाल तो ये भी है ना। बहरहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हाजी गुलाम अली साहब से भी, अतर काज़मी साहब से भी। ये जो सेनेट के इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें 5 सीटें, 6 सीटें, 4 सीटें, अपोजिशन इत्तेहाद कैसे बन रहा है, JUI कहाँ जा रही है, कितनी सीटें हासिल कर रही है और कितनी सीटों को टारगेट हुकूमती इत्तेहाद ने किया हुआ है, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। सेनेट में इलेक्शन होने जा रहे हैं और इस हवाले से जाहिर है तमाम सियासी जमातें अपना जोर लगा रही हैं कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सेनेट की सीटें खैबर पख्तूनख्वा से मिल जाएं। अब इसमें जो फैसल करीम कुंडी साहब हैं वो कहते हैं 5 सीटें तो हम लेने जा रहे हैं और वो हमारी बनती हैं इस नंबर के हिसाब से, और हम PTI से कहेंगे कि वो इसमें रखना ना डाले। अगर उन्होंने इनमें से कोई सीट हटाने की कोशिश की तो फिर हम 6 के लिए ट्राई करेंगे। आज गुलाम अली साहब, एक तो ये बताइए JUI क्या फैसला कर पाई है, वो हुकूमती इत्तेहाद के साथ PMLN और दीगर पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रही है, अपने तौर पर लड़ रही है, या PTI के साथ कोई डील बन सकती है, क्या फैसला हुआ है? देखिए, अपोजिशन जमातों का आपस में राब्ते हैं और इस पे काम भी हो रहा है और हमेशा इसी तरह सेनेट के इलेक्शन में एक दूसरे के ताउन की जरूरत होती है। जैसे अगर अब भी हम अपना इलेक्शन जनरल सीट पे बिला किसी जज के जीत सकते हैं, इस तरह अपोजिशन के तमाम सीटें मिलाएं 52-53 सीटें तो हमारी लेडीज भी आ सकती है, अगर सब मिल जाए, टेक्नोक्रेट भी आ सकता है और इसी तरह जर्नल की भी आ सकती है। तो उसके लिए बातचीत जारी और बहरहाल अपोजिशन से बात तकरीबन हो रही है, तमाम बड़े जो हमारे हैं आपस में बातचीत कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द कुछ एक नतीजे पे पहुंच जाएंगे। सही है, तो अभी तक फैसला नहीं हुआ पार्टी के अंदर कि आप किस जमात के साथ मिलकर लड़ेंगे?
नहीं, फैसला तो तकरीबन देखे हुआ है कि अपोजिशन ही मिलके इलेक्शन लड़ेगी। हाँ, सही है। अलग बात है कि ऑपोजिशन से मुराद ये कि जेयूआई और पीटीआई नहीं, जेयूआई और जो इधर केपी में ऑपोजिशन है, यानी पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी और जेयूआई। पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग है, हम है, एनपी है। सही है, ये फैसला हो गया है? नहीं, फैसला नहीं, बड़े इस पे बात हो रही है, काफी मीटिंगें हुई हैं, कल भी इस पे। और आप समझते हैं कि इसी बात का इम्कान है कि आप पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन? इसी का इम्कान होगा। बिल्कुल सही है। तो अतर काज़मी साहब, अगर ये होता है तो ये बिल्कुल हैरान को नहीं होगा, इसी के होने का इम्कान ज़्यादा था। मौलाना फजल रहमान साहब अपनी जो पॉलिटिकल अलाइनमेंट काफ़ी अर्से से कर रहे थे, तहरीक इंसाफ और अपोजिशन की जमातों ने उन्हें साथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन जाहिर है उन्हें पता था कि सेनेट इलेक्शन होना है। तो क्या आपके ख्याल में ये एक नेचुरल अलायंस यही बनता था मौलाना फजल रहमान साहब के लिए? देखिए, ऑपोजिशन जमातें हैं, ऑपोजिशन जमातें तो आपको पता है फिर वो इकट्ठी होंगी, ऑल्दो कि मौलाना साहब के अपने तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, दीगर जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर वो मिल के कुछ अचीव करना चाहते हैं तो वो आपके सामने। और फिर नेचुरल अलायंस आप इस तरह भी देख लेना कि ये सारी मोज़ेज़ जो जमातें हैं इनकी जर्नल सीटें कम हैं और इनको मखसूस सीटें ज़्यादा बांटी गई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और सबको पता है कि वोट वहाँ पर किसको पड़ा है और सीटें किसके दरमियान बांट दी गई हैं, तो ये तो एक नेचुरल किस्म का अलायंस तो बनता है। बाकी ये बात है कि वहां पे किसको कितनी सीटें मिलेंगी। बड़े अरसे से एक बात हो रही है कि वहां पे एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना हुआ है, 20-25 बंदे इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे। टू बी ऑनेस्ट वो मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। वहां पे मेजॉरिटी जो लोग आए हुए वो बड़े मुश्किल हालात काट के जो यहां तक पहुंचे, अब आके वो अचानक अपनी जमात को छोड़ देंगे, वैसा मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर फैसल करीम कुंडी साहब जो कह रहे हैं कि फिर वो 6 सीटों की कोशिश करेंगे, तो भाई फिर हुकूमत के पास तो देने के लिए काफी कुछ होता है। उन्होंने तो अभी एडवाइजर भी देखे ना जिस तरह बना दिए, और भी बहुत कुछ होता है हुकूमत के पास, तो फिर हो सकता है कि वो भी थोड़ी ज्यादा सीटों की कोशिश करें। अगर बंदे इधर से टूट सकते हैं तो बंदे उधर से भी टूट सकते हैं। इखलाकी म्यार तो आपको पता ही है जो है कि अगर आप किसी और की सीट पे आके बैठे हुए और कंफर्टेबल हैं कि वोट किसी और को पड़ा है, लेकिन आप फिर भी कंफर्टेबल हैं कि मैं इस सीट पे आके बैठ जाऊं, तो फिर अगर इधर से कोई टूट सकता है तो उधर से भी टूट सकता है। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, हमारी सियासत के अंदर ये होता है, लेकिन दोनों तरफ से बंदे टूट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो ये अगेन वोटर को एक धोखा होगा। आप अभी हाजी गुलाम अली साहब काफ़ी क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस बात को कि 26 लोगों को एडवाइज़र बना दिया, हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। आपके ख्याल में अतर काज़मी साहब ये कैसी मूव है जो चीफ मिनिस्टर ने ली है? देखें, टू बी ऑनेस्ट, क्या इतने ज्यादा एडवाइजर्स की आपको जरूरत है? लेकिन यही हालत आपको वफाक में नजर आती है। ये तो पॉलिटिकल ड्राइव है, वो परवेज खट्टर ये तो साफ नजर जिसके जी देखें ना, आप वफाक में देख लें, वो परवेज खटक जिसके ऊपर पूरा बयानिया बनाया था इन लोगों ने, मालम जब्बा, अराजी स्कैंडल, बीआरटी और पता नहीं क्या क्या। आज वो माशाल्लाह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की काबीना में बैठे हुए। तो मसला ये है ना कि पाकिस्तान की सियासत में ऐसे ही होता है, लेकिन अगर कोई अपनी जमात से जाके दूसरी जमात को वोट देता है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, वो एक फिर डिफरेंट लेवल की चीज़ है, जिसकी वजह से उसके ऊपर तनकीद भी डिफरेंट लेवल की फिर होती है। सही है। अली इमरान साहब, आपके ख्याल में ये जो सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें धचका लग सकता है पीटीआई को या हुकूमती इत्तेहाद को? यानी ये 5 सीटें ही जो क्लेम कर रही है, यानी केपी की में जो अपोजिशन है वो क्लेम करेगी भाई हमें 5 दे दें, हम आपसे छठी नहीं मांगेंगे, अगर आप तंग करेंगे तो फिर हम छठी को भी ट्राई करेंगे, हमारी 5 को 4 में कन्वर्ट करने की कोशिश ना करें। आप मुझे बताएं कि पीटीआई 8 फरवरी के बाद जिस तरह के धचके देख रही है या झटके देख रही है, इन लोगों से हम क्या किसी अच्छे की उम्मीद रख सकते हैं? जिस तरह इन्होंने हमारा इलेक्शन छीना, जिस तरह इन्होंने फॉर्म 47 लाकर पूरी फेडरल हुकूमत के साथ साथ पूरे पंजाब पर कब्जा किया, तो आज भी मैं ये समझता हूं कि हम इनसे किसी अच्छे की उम्मीद नहीं रखते। और जहां तक मॉरल वैल्यूज की बात है, इखलाकियात की बात है, तो इनके पास कौन सा इखलाकियात है, कौन सी मॉरल वैल्यूज है? अतर काज़मी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इनकी जनरल सीटों से ज्यादा इनको रिजर्व सीटें दी गई हैं। हाजी गुलाम अली साहब, अब मामला ये है कि अगर आप पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों के साथ जो ये अपोजिशन अलायंस जिसको आप कह रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं,
तो फिर जो आपके पहले से 5 सेनेटर सेनेट के अंदर मौजूद हैं, क्या ये समझा जाए कि वो भी जो सेनेट में हुकूमत है उसके अलायंस में चले जाएंगे, और आपके अगर मिल जाते हैं तो 2/3 अक्सरियत हो जाएगी? यानी अगर आप ये 5 सीटें ले लेते हैं, 5 सेनेटर्स आपके पहले हैं, हुकूमत के पास 54 हैं, तो ये 64 हो जाएंगे। इस तरह से आपकी मदद से 2/3 अक्सरियत हो जाएगी। देखिए, सियासी फैसले जो होते हैं ना, वो ऐसे उम्र पे नहीं होते, और ये जब हालात बनते हैं सियासत में एक दूसरे के, अब देखो एक हफ्ते पहले कुछ और रवैया था, शाइस्तगी कोई और था, एक सियासत से नाबलद शख्स ने एक बयान दे दिया तो कितनी गर्मी पैदा हो गई, इधर का उधर हो गया। और इसी तरह जब इलेक्शन होंगे, फिर जब अब सेनेटर मुंतखब होंगे, फिर उधर देखेंगे कि रवैये क्या होते हैं। सियासी जमातों का अपना एक मंशूर होता है, एक फिक्र होता है, एक नजरिया होता है, उस नजरिए पे इत्तेहादें होती है। तो इंशाअल्लाह ताला जमीयत उलमा इस्लाम हमेशा वही काम करेगी जिसमें रियासत को और आइन की बालादस्ती को फोकियत हासिल हो। सही है। नहीं, लेकिन सर मेरा जो बुनियादी सवाल था वो ये है कि इस अलायंस को जो आप कह रहे हैं कि ये बन जाएगा, इसको क्या सेनेट में भी JUI का अलायंस समझा जाए हुकूमत के साथ? ये फिर मरकज फैसला करेगा ना। मरकज जब इलेक्शन हो जाएगा, मरकजी क्यादीन आपस में मिलेंगे तो फैसला करेंगे, और जो भी फैसला करेगा वो मुल्क और कौम के मफाद में। सही है। अभी क्या इस सिलसिले में आपकी नून लीग से और पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत हो गई है? कोई आप मामला तय पाए हैं सर? मामला तो तय पाया नहीं है, लेकिन बातचीत हुई है। 2-3 नशिस्तें हुई। मौलाना फजल रहमान के रेशगाह पे अमीर मुकाम साहब गए हैं, हमारे गवर्नर साहब गए हैं, खुर्शीद साहब गए हैं, बाकी लोग गए हैं। इस तरह तो ये चीजें बातचीत हो रही है। कुछ मुश्किलात भी होंगी, इसमें नहीं है कि जिनकी मुश्किलात हर जमात की होती है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला करीब पहुंच चुके हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हाजी गुलाम अली साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अली साहब और अतर काज़मी साहब, प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। जो अभी खबर हाजी गुलाम अली साहब दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हम करीब हैं और इम्कान इस बात का है कि हम ये इलेक्शन जो है JUI यानी JUI PMLN और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर सेनेट का इलेक्शन लड़ेगी, और अगर ये इत्तेहाद इसी तरह से बनता है तो फिर 5 सीटें उन्हें लगता है कि वो निकालने के काबिल हो जाएंगे। और सबसे बड़ा फिर सवाल ये होगा कि जो ऑलरेडी 5 सेनेटर्स JUI के पास मौजूद हैं, क्या इसको भी फिर हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा समझा जाए? और अगर ऐसा है तो फिर सेनेट में तो ये 64 का नंबर जो मैजिक नंबर है वो हुकूमत को हासिल हो जाता है मौलाना फजल रहमान साहब की मदद से। और जाहिर है ये सारा जो एक चमत्कार हुआ है ये मखसूस नशस्तों के नतीजे में हुआ है, जिसको मौलाना फजल रहमान साहब ने चाहे रिलक्टेंस के साथ दिया हो चाहे खुशी से कबूल किया हो, बहरहाल इसके नतीजे में ये 2/3 अक्सरियत सेनेट में बन सकती है। इसका इम्कान अब इसके साथ पैदा हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।